हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम एक नया वीडियो एपिसोड स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बिहार में पंचायत किस प्रकार से कार्य करता है। उसी वीडियो एपिसोड में हम उसके कई वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के विधानमंडल यानी कि बिहार सरकार ने पंचायत को चलाने के लिए, यानी कि बिहार में पंचायत किस प्रकार से काम करेगा, यानी कि स्थानीय सरकार किस प्रकार से काम करेगा, उसको कार्यशैली किस प्रकार से कार्यशैली होगी, उसका क्या प्रावधान है। इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने में एक वीडियो सीरीज यानी कि उसका एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसमें इसका ऑलरेडी मैं कई एपिसोड बता दिया हूँ। इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जितने भी बिहार के वासी हैं वो सबसे पहले हम ये समझें कि हमारा पंचायत में किस प्रकार से काम हो रहा है, हमारा पंचायत के क्षेत्र में क्या अधिकार है। वो कोई कॉमन व्यक्ति हो सकते हैं, वो या पंचायत के आम सदस्य हो सकते हैं, या कोई प्रतिनिधि हो सकते हैं, यानी कि चुनाव जीता हुआ प्रतिनिधि हो सकते हैं, या कोई आम छात्र हो सकते हैं। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि आप यदि बिहार के नागरिक है या भारत के नागरिक है, तो भारत के नागरिक होने के बाद आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और जो बिहार सरकार और भारत सरकार ने स्थानीय सरकार का जो प्रावधान किया, उनमें आपका क्या दायित्व है, आपका क्या कर्तव्य है और आपके क्या अधिकार है। इन चीज़ों को मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, इन वीडियो एपिसोड के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे आशा है और मुझे विश्वास भी है कि आपको मैं जो भी चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ मुख्य रूप से और ज़रूर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसलिए उसी पंचायत के कार्यशैली, यानी कि बिहार में पंचायत के कार्यशैली को लेकर जो बिहार सरकार ने प्रावधान बनाया है, उस प्रावधान को एक आसान भाषा में सामान्य तरीके से मैं आपके सामने में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पूरे के पूरे वीडियो सीरीज जितना भी मैं डाल रहा हूँ, ये पूरे वीडियो सीरीज जो बिहार सरकार के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद द्वारा जो कानून पारित किया गया है, उसमें पंचायत को, ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को और ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, उनके क्या अधिकार का प्रावधान है, उनके क्या शक्ति है, उसके बारे में हम लोग पूरे बिहार पंचायती राज अधिनियम के पूरे सीरीज को एक सामान्य भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए आप चाहते हैं कि अपने बिहार में आप जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव के ग्राम पंचायत में आपका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, आपको किस प्रकार से सरकारी योजना, जो सरकार योजना बनाती है, भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है, आपको उसकी सूचना मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसका जो सूचना, उसका जो भी सेवाएं भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं रहा है, कैसे आप प्राप्त करेंगे। इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस को देखें। उसमें जितने भी वीडियोज डाले गए हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम के रिगार्डिंग, वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा और आपको काफ़ी मदद करेगा। उतना ही नहीं, आपको एक अच्छे नागरिक बनने में भी ये काफ़ी योगदान देगा। इसलिए जो हमारा वीडियो जो पंचायती राज एपिसोड पर जो अपलोड हो रहा है, उसको सभी वीडियो को देखें। अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसको लाइक करें और इसको भी आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, जो हमारा वीडियो सीरीज है और वीडियो का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हम लोग एक टॉपिक जो बिहार पंचायती राज अधिनियम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज उप मुखिया के पद के बारे में, कि उप मुखिया का पद क्या था। तो मैं लास्ट के वीडियो लेक्चर में बताया था कि उप मुखिया रियल में कहते किसको हैं। तो उप मुखिया के बारे में जो बिहार के पंचायती राज अधिनियम का जो कानून है, 2006 का जो कानून है, वो कानून कहता है कि उप मुखिया मुख्य रूप से एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष का मतलब कि यदि ग्राम सभा होता है या पंचायत का जो सभा होती है, तो उस पंचायत सभा में मुखिया अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और उप मुखिया उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा, जिसकी चर्चा हम पहले की वीडियो लेक्चर में आपको मैं कर चुका हूँ। उस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देख ले, वहाँ से आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि मुखिया उप मुखिया क्या होता है, उसकी चुनाव कैसे होता है, उसका कर्तव्य और शक्ति क्या है। आज के लेक्चर में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति उप मुखिया बन गया और उप मुखिया बनने के बाद वो आम नागरिक को या जो उनके जनप्रतिनिधि है, यदि उनके काम से वो संतुष्ट नहीं है, तो वैसे उप मुखिया को आप पद से कैसे हटा सकते हैं।
उतना ही नहीं दोस्तों, जैसे कोई उप मुखिया बन गया, उप मुखिया बनने के बाद जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, जो संवैधानिक कानून है, या जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो प्रावधान दिए गए, जो कानून का प्रावधान है, उस कानूनी प्रावधान के तहत काम नहीं कर रहा है या मनमानी कर रहा है, तो वैसे परिस्थिति में आप उस मुखिया को, उस उप मुखिया को किस प्रकार से हटाएंगे, इस विषय में आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक तो मुखिया का पद खाली होने के कई तरीके हैं। जैसे जिस प्रकार से मैं वीडियो लेक्चर में बताया था कि मुखिया के पद को कैसे खाली किया जा सकता है, उसी प्रकार से उप मुखिया के पद को खाली करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका इसका यह है कि यदि किसी उप मुखिया का देहांत हो जाए तो स्वतः उसका पद खाली हो जाएगा, उसको खाली करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर वहां से उप मुखिया का नया चुनाव होगा। पहला यानी कि आपको समझना कि यदि उप मुखिया, यदि कोई व्यक्ति उप मुखिया के पद पर है, यदि उसकी देहांत हो जाती है तो स्वतः उसका उप मुखिया का पद खाली हो जाएगा और फिर से नए सिरे से उप मुखिया का चुनाव होगा। दूसरा तरीका यह है कि जैसा मैं कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि यदि कोई भी व्यक्ति उप मुखिया बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे वार्ड का सदस्य बनना पड़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने वार्ड की सदस्यता छोड़ देता है, यानी कि वार्ड की सदस्यता से त्याग कर देता है, तो वैसे परिस्थिति में वो पंचायत का सदस्य रहेगा नहीं। तो पंचायत के सदस्य नहीं रहने पर भी उप मुखिया वो नहीं रह सकता है, यानी कि पंचायत की सदस्यता का यदि रेजाइनेशन देता है तो उस परिस्थिति में भी वह उप मुखिया नहीं रहेगा। तीसरा जो उप मुखिया का पद खाली होने का तरीका है वो दोस्तों है त्याग पत्र देकर, यानी कि रिजाइन देकर। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम उप मुखिया न रहे, उप मुखिया के पद से ही सीधे इस्तीफा देना चाहता है, वो वार्ड सदस्य, पंचायत के सदस्य नहीं बल्कि उप मुखिया के सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, तो वैसे परिस्थिति में अपने हाथ से लिखकर उसको एक प्रति को जिला पंचायत पदाधिकारी को उसको जो होता है इस्तीफा के रूप में सौंपना पड़ता है। यानी कि उप मुखिया यदि अपना पद को त्याग करना चाहता है तो जिला पंचायत पदाधिकारी को त्याग पत्र देगा और त्याग पत्र उसको 7 दिनों के अंदर में मंजूरी मिलती है। यदि 7 दिनों के पहले यदि उप मुखिया फिर से विचार कर लिया कि नहीं अब हमें उप मुखिया के पद पर रहना ही है, तो वैसे परिस्थिति में वो जिला पंचायत पदाधिकारी से वो लेटर वापस ले सकता है। यदि 7 दिन के पहले वापस नहीं लिया तो ऐसे परिस्थिति में उप मुखिया को पद से हटाया जा सकता है। तो उप मुखिया को यानी कि एक तो हो गया कि मर जाएगा तब, दूसरा हो गया कि पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा तब उप मुखिया नहीं रह सकता है, तीसरा पद है कि रिजाइन देकर उप मुखिया का पद खाली कर सकता है। चौथा तरीका जो है करप्शन फैलाने पर, यानी कि अपने पावर जो मुखिया उप मुखिया को जो पावर दिया गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के कानून में, यदि उस कानून के प्रावधान के तहत यदि कोई भी मुखिया या उप मुखिया अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि पंचायत के मान लीजिए ग्राम सभा का बैठक हो रहा है, ग्राम सभा के बैठक से लगातार 3 बैठकों से वो अब्सेंट रहा है, बैठक माने कि सदस्य के द्वारा बैठक बुलाने पर उसमें वो शामिल नहीं हो रहा है, तो वैसे परिस्थिति में मुखिया के खिलाफ कंप्लेन करने पर उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। यानी कि वो कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए जब मैं लास्ट क्लास में बताया था कि यदि किसी मुखिया को हटाना हो तो जिस आयुक्त यानी कि जिस कमिश्नरी में वो पंचायत होगा, जिस प्रमंडल में वो पंचायत होगा, उसके कमिश्नर को इसका कंप्लेन करना होता है। जब उसके कमिश्नर को हम कंप्लेन कर देते हैं लिखित रूप में, तो कंप्लेन करने के बाद जो कमिश्नर होता है यानी कि उस प्रमंडल के जो कमिश्नर होते हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने पर यदि मुखिया दोषी पाया जाता है तो उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई मुखिया को लगता है कि मेरे साथ अधिकारी अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो वैसे केस में उसमें यह भी पावर दिया गया है कि यदि कमिश्नर किसी मुखिया या उप मुखिया को पद से हटा दिया तो वैसे परिस्थिति में मुखिया या उप मुखिया अपने जो वहाँ का जो अधिकारी का जो ऑफिस होता है, यानी कि जहाँ पर हम टैक्स कलेक्शन करते हैं, तो टैक्स कलेक्शन के अधिकारी के ऑफिस में जाकर वो अपना अपील कर सकता है। यानी कि राजस्व अधिकारी, राजस्व परिषद होता है, उस राजस्व परिषद में जाकर वो अपना अपील कर सकता है और राजस्व परिषद में अपील करने पर यदि वो दोषी नहीं है तो मुखिया या उप मुखिया के पद पर रह सकता है। लेकिन यदि दोषी सिद्ध हो गया तो उस परिस्थिति में उसे उप मुखिया या मुखिया के पद से हटाया जा सकता है। तो हटाने का काम कमिश्नर करेगा, याद रखना है आपको कि कमिश्नर करेगा, अपने नहीं हट सकता है। कमिश्नर का मतलब प्रमंडल पदाधिकारी, जो प्रमंडल के जो पदाधिकारी होते हैं, कमिश्नरी के जो कमिश्नर होते हैं, उनको कंप्लेन करना पड़ता है। यदि मुखिया संवैधानिक तौर तरीके से काम नहीं करता है तो वैसे परिस्थिति में प्रमंडल पदाधिकारी यानी कि प्रमंडल मतलब कमिश्नर उसको जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने पर यदि दोषी पाया जाएगा तो उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन मुखिया उसमें अपील भी कर सकता है, वो राजस्व परिषद में जाकर अपील कर सकता है। लेकिन फिर भी वो दोषी पाया गया तो उन्हें पद से डेफिनेटली हटाया जा सकता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उप मुखिया को हटाया जा सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है,
ये एक डेमोक्रेटिक रूप है, यानी कि एक लोकतांत्रिक तरीका है जिस लोकतांत्रिक तरीके से आप उप मुखिया को पद से हटा सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका उप मुखिया को पद से हटाने का ही है। वो कैसे हटा सकते हैं? तो उप मुखिया को हटाने के लिए जितने भी पंचायत के सदस्य हैं, सपोज कीजिए कि किसी पंचायत में 15 वार्ड सदस्य है, तो उसके एक तिहाई का मतलब कि 15 का एक तिहाई 5 हो गया। 5 सदस्य एक लिखित दस्तावेज में मुखिया को एक माने कि ज्ञापन सौंपेगा कि हम इस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं। उसके लिए मुखिया अपने अध्यक्षता में सभी वार्ड सदस्यों का एक बैठक बुलाएगा, वार्ड सदस्य का बैठक बुलाएगा। वार्ड सदस्य वहां पर सभी वार्ड सदस्य को शामिल होना है, यानी कि सभी वार्ड सदस्य, जितने 15 वार्ड सदस्य है उन सभी 15 वार्ड सदस्य को वहां पर शामिल होना होगा। फिर उसके अगेंस्ट में वोटिंग कराया जाएगा और उसमें कह दिया जाएगा कि भाई हम इस उप मुखिया को नहीं चाहते हैं, आप इस उप मुखिया को पद से हटाइए, दूसरा कोई उप मुखिया बनेगा। यदि 15 सदस्य यदि कहीं पर माने पूरे पंचायत में 15 वार्ड सदस्य है, 15 वार्ड सदस्य में से यदि 8 वार्ड सदस्य उसके खिलाफ वोट कर देता है, तो वैसे परिस्थिति में 8 सदस्य नहीं, मुखिया भी वोटर होता है, तो 8 नहीं 9 सदस्य यदि वोट कर देता है, तो वैसे परिस्थिति में यह माना जाएगा कि उप मुखिया पद से हट गया। यानी कि मुखिया सहित यदि सामान्य बहुमत से आधा से अधिक लोग यदि वोट करके कह देता है कि ये उप मुखिया हम नहीं चाहते हैं, उप मुखिया को पद से हटाना चाहिए, और उसको प्रस्ताव से संपादित कर देगा, साइन कर देगा, उसका ज्ञापन उप मुखिया को सौंप देगा, मुखिया को सौंप देगा और पंचायत समिति सचिव को सौंप देगा, एक बीडीओ को सौंप देगा, तो ऐसे परिस्थिति में उप मुखिया का पद खाली हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो भी पंचायत के सदस्य हैं उस प्रकार के उप मुखिया पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो विश्वास नहीं करने का तरीका कि जितने भी पंचायत के सदस्य हैं उनके आधे से एक ज्यादा लोग यदि बहुमत से पारित कर देगा और वो व्यक्ति को उप मुखिया पद से हटाया जा सकता है, जो तरीका है अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मुखिया या उप मुखिया के अगेंस्ट में आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो पहले 2 साल में, यानी कि शुरू के 2 साल है उस वर्ष में आप 2 साल तक अविश्वास नहीं ला सकते हैं। यानी कि शुरू के 2 वर्ष तक उप मुखिया या मुखिया के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। दूसरा कंडीशन आपको यह याद रखना है कि जब किसी मुखिया उप मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीना बचा हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है 6 महीना पहले। यानी कि अब कार्यकाल खत्म, 5 साल होने वाला है और 5 साल के 6 महीना पहले यानी 4.5 साल बाद आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि यदि वार्ड सदस्य के 1/3 लोग कह दिया कि हम इसको हटाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की जब बैठक बुलाई गई और उस परिस्थिति में आप बहुमत नहीं पूरा पाए, यानी कि आधे से अधिक लोग नहीं मिल पाए इसको हटाने के लिए, तो फिर इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगले 1 साल तक आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। यानी कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बुलाए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए सभी लोग बैठ गए कि हाँ भाई इसको हटाना है और सब लोग वहाँ पर मौजूद हो गए, और उस परिस्थिति में आप आधा से अधिक बहुमत नहीं कर पाते, वोट नहीं कर पाते हैं, यानी कि 15-16 हो गए, 16 में से 9 लोग वोट नहीं कर पाते हैं और बहुमत से आपको नहीं हट पाता है, तो आप फेल कर गए उस केस में। और वैसे परिस्थिति में 1 साल तक आप फिर से उसके अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ये दोनों केस में होता है, मुखिया के केस में भी और उप मुखिया के केस में। तो मैं आज के क्लास में आपको ये बताया कि मुखिया के अगेंस्ट या उप मुखिया के अगेंस्ट में अविश्वास या किसी भी तरीके से कैसे उसको उप मुखिया मुखिया को हटाया जा सकता है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में उसको फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।